ठीक है बेटे, शुरू करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन एक मरतबा फिर आपके सामने शेयर करता हूं। और बेटा स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास SPDF जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इस तरह लिखा हुआ है 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F और सीक्वेंस आपके पास बनी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे लिए ये याद हम कर चुके कि S में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P में हमारे पास 6 आते हैं, फिर D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं। सपोज करें मेरे पास एक एटॉमिक नंबर है 18 और मुझे इस 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो बहुत आसान करके मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये समझिए कि आपके पास 18 बॉल्स हैं और आपको उन्हें कुछ जगहों पर रखना है। सबसे पहली जो आपके पास बास्केट है वो 1S है, जिसमें आप कितने बॉल रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है बेटा 1s2। इस 1S के बाद आप देख रहे हैं 2S आता है। ये एरो जो बने ना, इस एरो से आपको चलना होता है। 1 के बाद क्या आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, तो आपने लिख दिया 2S। 2S में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। आपने लिख दिया 2S2। अब इस एरो के बाद क्या आ रहा है? 2P आ रहा है। अब P में कितने आ सकते हैं सर? 6 आ सकते हैं। आपके पास कितने? 18 थे, 4 निकल गए, 14 बचे। सर 2 आ सकते हैं बिल्कुल, इसमें रख दिया आपने। अब 2P के बाद क्या आ रहा है बेटा? 3S आ रहा है। 3S में कितने आ सकते हैं सर? आ तो 2 सकते हैं, हमारे पास है मौजूद 6 + 2 8 + 2 10। यस सर, हमारे पास मौजूद है, हमने 2 लिख दिया। अब हमें कहा कि सर 3S के बाद क्या आता है? 3P आता है। और P में कितने आते हैं सर? P में 6 आते हैं। चेक करते हैं हमारे पास 6 बचे या नहीं बचे। 2 6 8 10 12। यस सर बचे। आपने लिख दिया 3P6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास किसकी थी? नंबर 18 की थी, जिसमें 3 फिल हुआ हुआ था और ये से हुआ हुआ था। इसको बेटा आप n कर देते हो। n कोई नंबर होता है और P पे 6 आता है। तो जो हमने पिछली स्क्रीन में पढ़ा था, मैं आपको अब दोबारा पिछली स्क्रीन की तरफ लेके जाऊं। बेटा फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का। मैं दोबारा आपके सामने अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम अब अपनी कॉन्फ़िगरेशन पर दोबारा वापस आते हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैंने वो फाइल यहाँ पर मौजूद है। ये देखो बेटा, यहाँ पर दोबारा से अगर मैं आपको अब वही बात समझाने की कोशिश करूं, तो मेरे पास अब अगर एटॉमिक नंबर हो जाता है बेटा 21। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे ना हम उसी मुताबिक। तो पहले क्या आ रहा था हमारे पास? 1s2, फिर 2s2, फिर 3 2p 6, फिर 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? काउंट करो दिल में बेटा। 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12। आपके पास और जगह है? यस सर, और जगह है। आपने लिखा 3p6 18 हो गए। अब 3p के बाद 4s भरा जाएगा, 4s2। अब कितने हो गए सर? 20 हो गए। एक बच गया आपके पास, उस एक को आप लिखोगे 3d1। तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन किसकी बन गई? नंबर 21 की बन गई। अब जरा इसको यहां रख के देखते हैं। तो लिखा हुआ है डी ब्लॉक के लिए बेटा हम पढ़े n-1 d1 ns2। अगर ये 4n है तो आपके पास आ गया ns2, ये आ गया आपके पास ns2। d1, ये d है, इसमें 1 है, लेकिन इस और इसमें क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? एक नंबर कम देख रहे हैं आप। तो ये क्या लिखा हुआ है आपने? n-1। अब आइए मैं आपके सामने कहता हूं नंबर 30 है। 30 को कैसे फिल करेंगे हम? सेम कॉपी हो जाएगी हमारे पास, बस फर्क ये होगा कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, जो कि अब 30 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब देखिए फिर 4s भरा हुआ है, यानी ns2 d10 n-1, यानी n में से 1 माइनस कर दें, 3 आ जाएगा। इस तरह आपके पास डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे होते हैं। तो जो कभी कभी बच्चे परेशान होते हैं ना कि सर ये n-1 लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब है? तो बेटा इसका मतलब ये है कि 4 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर फिल हुआ होगा। अब अगर मैं आपको एफ ब्लॉक पर लेकर आऊं, तो देखिए बेटा एफ ब्लॉक पे ये तो सेम रहेगा ना, n-1, ये आपने समझ लिया। जब हम एफ फिल करते हैं तो एस से 2 पीछे होते हैं, यानी अगर आपके पास n में आपने फिल किया हुआ है 7, तो f आपका होगा 5। तो 7 और 5 में क्या ताल्लुक है? 2 का ताल्लुक है आपके पास, 2 मरतबा माइनस हुआ हुआ है उसमें।
ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किल बात थी, ये 4-5 मर्तबा पढ़ के हमें समझनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अलग से हमें लेक्चर लेना पड़ेगा। अभी सिर्फ इसलिए बताया कि आपको जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत ज़रूर पेश आएगी। तो वो जो सवाल है ना 4S से पहले हम क्यों भर रहे हैं 3D को, वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ बेटा। ये देखो बेटा, यहाँ आपने भरा 3p6, फिर आपने फिल किया 4s2, 4s2 के बाद आपने फिल किया है 3d10। ये इसके बाद आ रहा है ना। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ था? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, मैं यहाँ भी आपको एनोटेट करके बताता हूँ। एक आपके पास बेटा एनर्जी लेवल होता है, जिसमें आपको 2 N और L आप प्लस करते हैं, जिसे आप N+L रूल कहते थे। N+L रूल के मुताबिक जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसे पहले भरेंगे, जिसका लेवल ज़्यादा होगा उसे बाद में भरेंगे। S, P, D और F के लिए आपके पास L की वैल्यूज़ हैं। इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 2 का भरना है ना, 4s का भरना है और 3D का मालूम करना है। तो 4s का आपके पास जो एनर्जी लेवल है, वो आप कैसे मालूम करेंगे? n हो गया आपके पास 4, 4 प्लस 0, चूंकि s की एनर्जी 0 आती है आपके पास। 3D में आ गया आपके पास 3 प्लस 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आपके पास आता है 4 और ये आपके पास आता है 5। तो किसका एनर्जी लेवल कम है? सर 4s का एनर्जी लेवल कम है। इसीलिए हम पहले किसको भर रहे हैं? 4s को भर रहे हैं, बाद में हम 3D को भर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो नदीम सलीम जिस नाम से आप आ रहे हैं, इनके लिए ये जवाब था। और बेटा एफ ब्लॉक में मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। इस तरह ही आप n+l से निकाल सकते हो, लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हो कि 5s2 भरा हुआ है। फिर जब f पहली मर्तबा भरा है तो ये 4f है, लेकिन जब आप s देख रहे हैं तो वो 6 भरा हुआ है। 6 और 4 में क्या रिलेशन है? 2 माइनस किया हुआ है आपने, तो इसीलिए आप वहाँ -2 की तरफ जाते हैं। अब बेटा ये लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पास पेपर्स में से, और रेड स्पॉट भी हम फॉलो कर रहे हैं। रेड स्पॉट में से भी हम कुछ चीजें देख रहे हैं, तो ये चीजें एमसीक्यूज के लिए हमें पढ़नी है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मेथोडोलॉजी आपको क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं। बेटा हम पहले क्लास लिया करेंगे, इस तरह आपकी 1.5 घंटे की क्लास होगी। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको भेजूंगा, इससे रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। आपको 1 दिन का वक्त दूंगा, उस 1 दिन आप बैठकर इन सब चीजों को पढ़ोगे। फिर उसके अगले दिन मैं आपसे 15 एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगा। वो एमसीक्यूज होंगे जो रेड स्पॉट से होंगे और पास पेपर्स में से होंगे। अच्छा, अब टेस्ट में कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि गूगल फॉर्म से इतने फेमिलियर नहीं है, या इंटरनेट का बड़ा मसला आता है, कभी इंटरनेट अवेलेबल है, कभी नहीं है, कभी आपका पैकेज है, कभी नहीं है। तो फिर फैसला मैंने ये किया कि मैं आपको वो टेस्ट पीडीएफ में भेज दिया करूंगा। आपके पास पीडीएफ में टेस्ट आएगा। आपको अच्छा, आप अपना बेटा अपनी कॉपी मेंटेन कर लो। कोई डायरी, कोई चीज जो घर में आपकी पड़ी हुई है ना, उसके पोर्शन बना लो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, हम चारों सब्जेक्ट इसी तरह पढ़ेंगे, सेम पैटर्न पर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सब हम पढ़ेंगे, एंड तक हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप कॉपी बना लो, उसमें आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो जैसे लेक्चर नोट करते हो ना इंस्टीट्यूट में, वैसे आप नोट भी कर रहे होगे। और जो टेस्ट में आपको भेजूंगा वो टेस्ट आप सॉल्व करके अपने पास लिखोगे, उसकी तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दोगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट डे उनके करेक्ट आंसर्स भी बता दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज आप चैप्टर नंबर 1 मुझसे समझ रहे हो, तो आपके पास आज का पूरा दिन है, कल का वक्त दूंगा, कल शाम में किसी वक्त मैं आपको टेस्ट पेपर भेज दूंगा। तो आप अपने हिसाब से शाम में, रात में, जब भी टेस्ट होगा आप मुझे वो सॉल्व करके उसके आंसर्स बताओगे, मैं करेक्ट आंसर्स आप लोगों को भेजूंगा। साथ साथ आपकी तैयारी खुद ब खुद चलती रहेगी। जी बेटा, वो चीजें ऑटोमेटिकली शामिल होती जाएंगी, बिकॉज आपका जो एमका रेड स्पॉट हम ए लेवल की किताब है जिसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेटा अब ये पॉइंट्स हैं, इनको हम एक रीड दे देते हैं, ये सिर्फ आपको याद करने हैं। इससे ये एमसीक्यूज की आपको समझने की है जो आपको टेस्ट में दूंगा, वो इसमें से चीजें आती हैं। नोबल गैसेस कहाँ मौजूद होंगी? जीरो ग्रुप में मौजूद होंगी। और कैसी होंगी सर? कलरलेस होंगी, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी और डायमैग्नेटिक होंगी। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसे हमें एक मर्तबा समझना होगा। ये सब फर्स्ट ईयर की चीजें जो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आप आगे आ रहे हो, तो अगर हमें नहीं आती समझ में तो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर वापस पीछे जाकर समझ लेंगे इन चीजों। D block elements are also termed as outer transition. There are 4 series of outer transition and fourth is incomplete. इस चीज पे इस बात को याद करना है आपको। F block को हम inner transition elements कहेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किए जा सके। जैसे सोडियम के हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है
और बड़ी आसानी से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। SiO2 डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर नॉर रिएक्ट्स विथ वाटर। SiO2 बेटा असल में सैंड होती है, मिट्टी, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती और पानी से रिएक्ट भी नहीं करती। एल्यूमिनियम कैसा नेचर रखता है? एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर रखता है, यानी एसिडिक और बेसिक कंबाइंड नेचर रखता है। एलिमेंट जिनका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उनका आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा। अच्छा बेटा, ये सवाल आपने जो किया मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक पीरियड में आपके सामने लिखता हूँ ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये मैंने पीरियड लिख दिया। इसके एटॉमिक नंबर 3 है, 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब लिथियम में आपके पास 2 शेल आएंगे, बेरिलियम में भी 2 शेल आएंगे, इसमें भी 3 शेल आएंगे, सॉरी, इसमें भी 2 शेल आएंगे बेटा, फिर 2 शेल, 2 शेल, 2 शेल, 2 शेल, 2 शेल। तो पूरे पीरियड में आपके पास कितने शेल आ रहे हैं? पूरे पीरियड में आपके पास 2 शेल आ रहे हैं। ये वाली बात यहाँ पर बेटा वैशाली जो आपने सवाल किया कि पीरियड में जब आप जाते हैं तो शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं बदलते। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है बेटा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। जी फायजा, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल से आप लोगों को ना दोबारा स्टार्ट कर दूं। बेटा जब जिंक पे आप आते हैं ना तो जिंक डी ब्लॉक पे आ जाता है। जब ब्लॉक चेंज होता है तो प्रॉपर्टीज ही पूरी चेंज हो जाती है। बेटा रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 7, ये 2 चैप्टर्स हैं जो हमें मेरे ख्याल पढ़ने पड़ेंगे एक मरतबा, ताकि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर हम ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम हो गया, हम ऑर्गेनिक हम नहीं टच कर सकते। तो ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले मेरे ख्याल हमें वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं फिर एंड कर रहा हूँ सेशन, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का और फीडबैक्स का। और जो चीज़ें आपको समझ में आई, जो बातें आपकी रह गई, उसे इंशाल्लाह हम आने वाले सेशंस में कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह।